दोस्तों ज्यादातर लोग कुछ LIC की पॉलिसी बाई कर लेते हैं और 3-4 हज़ार की किसी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया। नहीं, इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है। आज की इस वीडियो में 17 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करा है कि किस तरह से एक भैया नॉर्मल आदमी फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने गोल को अचीव कर सकता है। 10, 20, 50, 40, 50 जो भी कमा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग गलत है तो हालत खराब होने वाली है। आप 1.5 लाख 2 लाख रुपया भी कमाते हैं और आपका फाइनेंशियल प्लानिंग सही नहीं है तो आप दुखी ही रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग को समझिए। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं मालूम है। पैसा अच्छा कमाते हैं लेकिन उनका खुद का बैलेंस शीट खराब है, पैसा मैनेज करना नहीं आता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो आप कमाते हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना बचाएंगे, क्या भैया कोई EMI चल रही है, राइट, टैक्स कैसे प्लानिंग करना है, रिटायरमेंट के लिए अभी से कैसे प्लान करना है, कितना पैसा सेविंग करना है, सब कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आ जाता है, राइट। तो जब भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करें, एक्सेल ओपन करिए और सब कुछ आपको राइट डाउन करना है कि करंट भैया आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, क्योंकि सबका भैया कंडीशन अलग है। कोई डेट ट्रैप में फंसा है, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा के भी दुखी है और कोई 20,000 कमा के भी हैप्पी है, राइट। तो पहले आपको अपना करंट फाइनेंशियल सिचुएशन देखना है। उसके बाद से आपको देखना है कि कितना कमा रहे हैं, आपके भैया एसेट्स क्या है, आपके नाम पर कोई लाइबिलिटी कर्जा है क्या, सब कुछ आपको लिखना है। 1 बाय 1 लिखेंगे तभी आपको क्लियर आइडिया समझ में आएगा कि भैया कितना पैसा बचा रहा हूं और किस तरह से हमें एसेट बनाना है और किस तरह से डेट को खत्म करना है। तो पहला काम तो यही करना है कि जितना भैया आप कमाते हैं उसको लिखिए कि मंथली हमारी अर्निंग कितना है। सैलरी से आ रही है, सैलरी पे लिखिए। साइड हसल से पैसा कमा रहे हैं तो उसको भी लिखिए, राइट। लिखेंगे, अच्छी बात है। डेट है, कर्जा है, एसेट्स है, जो भी है सब कुछ लिखिए, राइट। तीसरा काम करना है आपको गोल। अब जैसे मान लीजिए कि आप 50,000 महीना कमा रहे हैं, राइट। तो अब गोल देखिए कि शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो भैया इमरजेंसी फंड के लिए अभी से मैं कितना सेव करूंगा तो इमरजेंसी फंड का कॉर्पस बना लूंगा। अगर बाहर कहीं घूमने जाना है फैमिली के साथ तो भैया 2 लाख 3 लाख रुपया लगेगा। अगर विदेश जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आपका गोल तो होगा घूमने का, तो उसको अचीव करने के लिए मुझे कितना पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब शॉर्ट टर्म में आ गया। मीडियम टर्म में आपको घर खरीदना है 4-5 साल के अंदर में या कार खरीदना है तो उसको लिखिए और कितना पैसा चाहिए ये भी लिखिए। और तीसरा काम है लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में भैया रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन करना है या बच्चों का एजुकेशन, 10-15 साल में बच्चों का भैया एक ह्यूज कॉर्पस चाहिए या रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है। तो ये सब गोल लिखिए कि शॉर्ट टर्म में ये, मीडियम टर्म में ये, लॉन्ग टर्म में ये। 50,000 कमाते हैं तो भैया किस तरह से एलोकेशन लेना है और अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है। लिखेंगे तभी गोल अचीव कर पाएंगे। अगला है रियलिस्टिक गोल डिसाइड करिए। बहुत सारे लोग क्या है कि सोचते हैं कि यार एक काम करता हूं, पेनी स्टॉक्स में निवेश करता हूं और 2 साल में पैसा डबल होगा, मैं फिर धनी बन जाऊंगा। अभी मेरे पास 10 लाख रुपया है, एक काम करता हूं पेनी और क्रिप्टो में जाके इन्वेस्ट कर देता हूं और 2 साल में मैं रिच बन जाऊंगा। तो अगर शॉर्टकट के रास्ता अपनाएंगे तो दुखी रहेंगे, राइट। तो जब भी आप गोल बनाएं तो बिल्कुल रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि 50,000 कमाते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपको घर खरीदना है, 50 लाख का भैया कॉर्पस चाहिए डाउन पेमेंट के लिए, राइट। तो अब 40 से 50 लाख 2-3 साल में तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि 7 to 8 ईयर्स में ये भैया मेरा गोल है कि 50 लाख का कॉर्पस बनाना है। उसी तरह से चिल्ड्रन एजुकेशन का भैया यहाँ पर लिख सकते हो कि 25 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 12-13 साल में। तो अभी मैं 50,000 कमाता हूं तो कितना मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। ये सब प्लानिंग करना पड़ेगा। कार खरीदना है भैया तो 10-15 लाख की कार खरीदेंगे तो 3 साल का यहाँ पे भी टारगेट रख सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अमाउंट, गोल क्या अचीव करना है, घर खरीदना है रिटायरमेंट के लिए, कार के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, और आगे लिखना है आपको टाइम, कितना टाइम, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये काम आपको बिल्कुल करना चाहिए। अगला पॉइंट है इमरजेंसी फंड। 50,000 कमाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मंथली कमाई है, जो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसमें 6 टाइम्स या 12 मंथ, अगर आपके पास पैसा है तो 12 मंथ्स, अगर थोड़ा सा ज्यादा खर्चा टाइट चल रहा है तो 6 मंथ का जो भी आपकी मंथली एक्सपेंसेस है उसका आपको एक FD में या लिक्विड फंड में डाल के रखना है। अगला है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयर पर डिपेंड रहते हैं, यार कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो
देख लीजिए मेट्रो सिटी में रहते हैं, फैमिली में और भी लोग हैं, तो एक फैमिली फ्लोटर ले लीजिए, क्योंकि मेट्रो सिटी में मालूम है ना, एक बार हॉस्पिटल चले जाएंगे तो सब इमरजेंसी का भी पैसा और सेविंग सब खत्म हो जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको बिल्कुल मस्ट है, लेना ही लेना है। अगला है टर्म इंश्योरेंस। यंग है तो जल्दी आपको टर्म इंश्योरेंस बाई कर लेना है, क्योंकि जितना जल्दी टर्म इंश्योरेंस बाई करेंगे प्रीमियम कम लगेगा और कवरेज ज़्यादा मिलता है। लेकिन हम मिडिल क्लास क्या करते हैं, इंडोमेंट, यूलिप, LIC के चक्कर में पड़ जाते हैं और एक एक 1.5 लाख लोग ईयरली प्रीमियम भर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है। प्योर टर्म इंश्योरेंस बाई करिए और इन्वेस्टमेंट को साइड से करिए। मतलब इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसको और इंश्योरेंस को मिक्स मत करिए। इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए और टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को अलग रखिए, क्योंकि आपको 10-15 हज़ार रुपए अगर खर्च करेंगे तो भैया करोड़ों रुपए से ज़्यादा का कवरेज मिल जाता है टर्म इंश्योरेंस में। तो यंग हैं तो जल्दी से जल्दी आपको जो भी आपकी कमाई है 10 गुना तो कम से कम लीजिए। 10 गुना का कवरेज आपको टर्म इंश्योरेंस का लेना ही चाहिए। अगला है डेट क्लियरेंस एट प्रायोरिटी। यस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं, आपने NBFC से लोन ले रखा है, पर्सनल लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का भैया ड्यू चल रहा है, मिनिमम पे करके अपना गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। और लोन लेने से बचिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे कि भैया लोन नहीं लेंगे तो रिच नहीं बन पाएंगे। अरे भैया, एक सैलरी वाला आदमी को सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, समझ रहे हैं? लोन किसके लिए सही है? बिजनेसमैन के लिए। और बिजनेसमैन गुड लोन लेता है, ना कि पर्सनल लोन लेगा, समझ रहे हैं? तो आप अननेसेसरी बैड लोन लेने से बचिए। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल, NBFC लोन लेंगे तो आप दुखी ही रहेंगे। अगर आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है तो भैया गोल, पहले जो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं एक साइड में लिखिए कि क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा लोन है, उसके बाद से पर्सनल लोन, उसके बाद से NBFC का जो हाई इंटरेस्ट वाले लोन है पहले उनको खत्म करिए, जड़ से खत्म करिए और कान पकड़िए कि भैया आज से मैं क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन नहीं लूंगा। नहीं लेंगे, खुशी रहेंगे, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कितना भी कर लें, लोन इतना इंटरेस्ट हाई है कि हालत खराब हो जाएगी, समझ रहे हैं? अगला है जो भी आपका रेगुलरली खर्चा है, सिगरेट का, जिम का, सब्सक्रिप्शन का, अननेसेसरी बहुत सारे लोग भैया खर्चा करते हैं, उसको लिखिए। लिखेंगे आपको आइडिया चल जाएगा कि भैया ये तो मैं यार महीने का इतने हजार का सिगरेट पीता हूँ, अगर इसी का SIP करता तो 10-15 साल में ये लाखों बन जाता। लेकिन मैं सिगरेट पी रहा हूँ, अपना फेफड़ा जला रहा हूँ, तो 10-15 साल में कॉर्पस तो नहीं बनेगा, हॉस्पिटल में जरूर चले जाएंगे और फिर फैमिली वाले बैठ कर रोएंगे कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है और इनकी हालत खराब है, समझ रहे हैं? तो समझिए और सोचिए, जो भी आप रेगुलरली आपका खर्चा है उसको लिखिए। लिखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया चल जाएगा कि भैया ये खर्चा हमको नहीं करना। अगला है रियलिस्टिक बजट बनाइए। 50,000 कमाते हैं तो वही 50-30 का रूल लगाइए। भैया नीड वांट्स जो है ये तो भैया खर्चा करेगा ही, उसमें से 10-15-20% यंग है तो बचाइए और उसको इन्वेस्टमेंट में लगाइए। लेकिन बजट बनाते समय बिल्कुल आपको रियलिस्टिक बजट बनाना है कि भैया ये नीड्स है, ये वांट्स है, इसमें तो भैया खर्चा होना ही है, होना है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें से 20% बचाना है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगला पॉइंट है इन्वेस्टिंग थ्रू SIP। जो 50,000 कमा रहे हैं, 15-20% आप बचा रहे हो, उसको अपने गोल के हिसाब से SIP में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप प्राइमरी वर्क करते हैं और SIP करेंगे तो इससे सेविंग भी होती है और आपका पैसा भी इसमें ग्रो होगा लॉन्ग रन में। अगला है एसेट एलोकेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सर मुझे 10 लाख इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करूँ? अभी गोल्ड सिल्वर में सारे लोग बोल रहे हैं इन्वेस्ट करूँ, कर दूँ क्या? तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जब भी आप इन्वेस्ट करें प्रॉपर अपना रिस्क देखें, गोल देखें। अभी मैंने गोल दिखवाया ना, तो जब भी आप एलोकेशन लें, भैया इक्विटी में कितना रखना है, और इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो रिस्क देख लें कि भैया मैं अभी यंग हूं या मेरी एज क्या है, क्योंकि एज के हिसाब से एसेट एलोकेशन लेना चाहिए, राइट? क्योंकि सारे लोगों का रिस्क अलग अलग होता है। तो इक्विटी में कितना पैसा डालना है, डेट में कितना डालना है, सिल्वर गोल्ड में कितना डालना है। सिल्वर गोल्ड में मैंने स्टार्टिंग से बोलते आया हूं कि 10-15% का वेटेज लीजिए, इससे आप पोर्टफोलियो को हैज करते हैं, राइट? तो पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए, एलोकेशन लेने के लिए आपको अलग अलग एसेट में अपने रिस्क के हिसाब से निवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे लोग हल्ला कर रहे हैं कि भैया गोल्ड सिल्वर कॉपर खरीदो तो पूरा पैसा उसी में निवेश कर दो। नहीं, प्रॉपर एलोकेशन आपको लेना चाहिए कि किस तरह से आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डेट, हाइब्रिड, सिल्वर, गोल्ड में एलोकेशन लेना है। अगला पॉइंट है टैक्स प्लानिंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पैसा कमाते हैं और टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं, और भैया लास्ट में याद आता है कि अरे काम करता हूँ, फटाक से यूलिप, इंडोमेंट और ATC का कोई म्यूचुअल फंड खरीद लेता है। इस तरह से प्लानिंग नहीं होता है। पहले ही प्रॉपर प्लानिंग करिए,
बैलेंस शीट आप बना रहे हो ना, 50,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं भैया, टोटल CTC इतना हुआ है, तो कहाँ कहाँ मैं यहाँ पर अपना टैक्सेस प्लान करके पैसा बचा सकता हूँ। तो प्लान करिए और जो लीगली टैक्स है उसको बचाइए, वो आपके लिए सही रहेगा। अगला है रिटायरमेंट प्लानिंग। बहुत सारे लोग अभी यंग हो यार, अभी क्या यार रिटायरमेंट, पैसा बचता ही नहीं है, रिटायरमेंट क्या होता है देखेंगे बाद में। नहीं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, रिटायरमेंट के लिए भैया अभी से टारगेट बना लीजिए कि भैया 2,000 3,000 4,000 रुपया ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ रिटायरमेंट के लिए। और भैया यही 2,000 3,000 4,000 जो SIP कर रहे हो, और सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है, टाइम बढ़ाना है, क्योंकि आप 60 में रिटायर होंगे, राइट। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अभी से निवेश करके और समय दे देंगे 20-25 साल, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में यही 2-3-4 हज़ार की SIP जो कर रहे हो रिटायरमेंट के लिए ह्यूज हो जाएगी। तो बिल्कुल इसको हल्के में मत लीजिए, हल्के में लेंगे बुढ़ौती में दिक्कत हो जाएगी भैया। आजकल बूढ़े लोगों को देख रहे हैं भैया, हालत ज़्यादा खराब हो रही है, पैसे बहुत कमा रहे हैं भैया। भैया मेरा बच्चा लंदन में, मेरा बच्चा US में, मेरा बच्चा न्यूयॉर्क में, और आप कहाँ हो? वृंदावन में है, दुखी हैं। बच्चा पूछता ही नहीं, एक बार महीने में एक बार कॉल कर लेगा, डैडी कैसे हो? हाँ अच्छा हूँ बेटा, बस ठीक है, बस हाय हेलो हो गया। वहाँ पे गोरी छोरी से शादी हो गई है, बस वहाँ का भैया ग्रीन कार्ड मिल गया, समझ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि रिटायरमेंट प्लानिंग आपको अर्ली एज में ही कर लेना चाहिए, नहीं करेंगे दिक्कत आपकी होगी। अगला पॉइंट है रिव्यू योर फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली। जो भी आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं मंथली बेसिस पर उसको ट्रैक भी करिए कि भैया कौन सा गोल सही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। नहीं ट्रैक करेंगे दिक्कत होगी। अगला है अवॉइड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 50,000 कमाता हूँ, अगले साल सैलरी बढ़ गई 60 की हो गई, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं भैया, कमाई बढ़ रही है तो साथ साथ में अपना लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन भी बढ़ा देते हैं। 1 BHK में 2 BHK ले लेते हैं। अभी भैया 20,000 का फोन से काम चल रहा था तो अभी आईफोन खरीद लिए, EMI ले लिए, समझ रहे हैं। तो कमाई बढ़ रही है तो कंट्रोल में, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे दुखी रहेंगे। जो भी आप SIP कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो क्या करना है, उसमें 10-15% का हर साल टॉपअप करना है, वो आपके पैसे को बढ़ाएगा। और अगला है जब भी आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े कि भैया मुझे रातों रात करोड़पति बनना है। जिन लोगों ने भी पैसा बनाया है, समय दिया है, तो सिस्टमेटिक वे से प्लानिंग करके जो भी आप कमा रहे हैं ट्रैक करें अपना एक्सपेंसेस और इन्वेस्ट करें, तो लॉन्ग रन में आप कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट के रास्ता अपनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये रहे 17 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें डिसिप्लिन मैनर में। तो अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो करिए। मैंने डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करिए और इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।